नंबर का सवाल। 20 तक हो गया था, पार्ट 1 में बता दिए हैं, तो पार्ट 2 में 21 नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर का सवाल सुनिए। यदि जाह्नवी 1,25,000 रुपये 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से उधार लेती है, 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी? तो देखिए सर, जाह्नवी 1,25,000 रुपया उधार ली, 8% के दर से ली थी और 2 वर्षों के बाद बोला कितना अदा करना पड़ेगा। तो आप भी इस बात को समझ रहे हैं कि 2 वर्षों के बाद जो वो अदा करेगी तो 2 वर्षों का ब्याज लगेगा, जो ऋण ली थी वो वापस करना पड़ेगा, यानी ब्याज और मूलधन जोड़ के वापस करना पड़ेगा, यानी मिश्रधन हम लोगों को जानना है। और चक्रवृद्धि ब्याज के केस में मिश्रधन बराबर होता है T × 1 + R/100 टू द पावर T। तो सर यहाँ पे हम लोगों को P यानी मूलधन दिया है 1,25,000, तो इसके जगह हम लोग रख देते हैं 1,25,000। 1 + R रेट हम लोगों को दिया है 8%, तो सर हमने R की जगह रेट रखा और 100 होगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। टाइम हम लोगों को दिया है कि 2 वर्ष के बाद कितना अदा करना पड़ेगा। तो यहां देखिए 4 दूना 8, 4 25 चौका 100, 25 एकम 25, 25 दू 27/25, 27/25 को 2 बार गुना करना है 1,25,000 में, यानी 1,25,000 गुना हो जाएगा 27/25 गुना हो जाएगा 27/25। जब सर आप इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का 1,45,800, 1,45,800 रुपया आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल में बढ़ते। तो 22 नंबर का सवाल सुनिएगा। सवाल है त्रिभुज PQR में यदि PQR बराबर 6 सेंटीमीटर, QR बराबर 8 सेंटीमीटर, PQR बराबर 90 डिग्री हो तो PR ज्ञात कीजिए। गौर करिएगा सर 22 नंबर का सवाल। तो सवाल है त्रिभुज है एक, हम लोगों को दिया है PQR दिया है और हम लोगों को बोला कि PQ बराबर 6 सेंटीमीटर है, ये हम लोगों को दिया है 6 सेंटीमीटर, QR बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर बोला है और PQR ये कोण दिया हम लोगों को 90 डिग्री, यानी सर ये समकोण त्रिभुज है और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। ये हो गया हम लोगों का कर्ण, कर्ण यानी PR। जैसा गौर करिएगा, कर्ण यानी PR की लंबाई बराबर होता है √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 64, 36, 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, अगले सवाल। अगला 23 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं, 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं और 2 अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो लिख ही नहीं सकते? गौर करिएगा जरा। जैसा सर एक कार्यालय में 50 लोग हैं, बोला उसमें से 18 लोग दाएं हाथ से लिखते हैं और यहां पे बोला 26 लोग बाएं हाथ से लिखते हैं, बोला 2 आदमी दोनों हाथ से लिख सकते हैं, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो लिख ही नहीं सकते? गौर करिए जरा सा, ये सवाल वेन डायग्राम मेथड से बनेगा। तो 23 नंबर का सवाल सुनिएगा। वेन डायग्राम मेथड से बनाने के लिए 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए बनाइएगा। ये हमने बनाया सर। ये है आपका दायां हाथ और ये है आपका बायां हाथ। गौर करिए, देखिए बोला 2 आदमी दोनों हाथों से लिख सकते, पर सर दोनों वाला को लिखिएगा। 2 आदमी दोनों हाथों, दोनों मतलब बायां वाला भी घर है, ये दायां वाला, दोनों का मिश्रण है, तो मिश्रण की जगह मिश्रण वाला बात लिखिएगा। दोनों हाथों से लिख सकते हैं 2 व्यक्ति। आगे बोला यहां पर कि 18 लोग दाएं हाथ से लिख सकते हैं। अब यहां एक बात समझिएगा, हम बोलेंगे सर कि हमारे पास वैसे लोग आ जाइएगा जो दाएं हाथ से लिख सकते हैं, तो जो ओनली दाएं हाथ से लिख सकते वो तो आएंगे ही, जो दोनों हाथ से लिख लेता है वो भी उसमें आएगा। क्यों आएगा सर? क्योंकि वो बोलता है दाएं हाथ से तो लिख ही लेंगे, वहां पे अगर परीक्षा होगा तो पास तो कर ही जाएंगे हम। तो ये जो 18 लोग दाएं हाथ से लिखते हैं इसमें तो ओनली दाया वाला है और साथ ही दोनों वाला भी है,
तो 18 जो दाया से लिखता है सर, दोनों वाला भी इसमें शामिल है। और जब दोनों वाला साइड हो गया तो ओनली दाया वाला कितना होगा, तो 18 में से दोनों वाला था, तो ओनली दाया वाला हो जाएगा 16 व्यक्ति। ओनली दाया हाथ से लिखने वाले 16 व्यक्ति होंगे। आगे बोला 26 लोग बाया हाथ से लिखते हैं, तो हम बोलेंगे बाया हाथ से लिखने वाला हाथ उठाइए, उसको प्राइज मिलेगा। तो जो लोग सर बाया हाथ से लिख सकता है वो तो हाथ उठाएगा ही, और जो दोनों हाथ से लिख सकता है वो तो बाया से लिखता ही है, मतलब वो भी उसमें हाथ उठाया होगा। 26 लोग जो बाया हाथ से लिखते हैं, ओनली बाया वाला भी होगा, दोनों वाला भी होगा। तो 26 में दोनों वाला साइड हो गया तो ओनली बाया वाला कितना, तो 24 व्यक्ति होगा। अब देखिए बोला है ऐसे कितने छात्र हैं जो लिख ही नहीं सकते, तो यहां से देखिए 16 दाया हाथ से लिखता है, दोनों हाथों से लिख सकता है, 24 ओनली बाया हाथ से लिखता है। तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 बराबर हो जाएगा 40 2 42। 42 लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई हाथों से लिख सकते हैं, या तो दाया से, या तो दोनों हाथ से लिख सकते हैं, या तो बाया हाथ से लिख सकते हैं। ऐसे 42 लोग हैं। अब 50 में से 42 लोग कोई ना कोई हाथों से लिख सकते हैं, तो शेष क्या करते होंगे, कोई हाथों से नहीं लिख पाते होंगे। तो वही बोला कोई हाथ से नहीं लिख सकता है, ऐसा कितना व्यक्ति है। तो 50 माइनस 42 बराबर हो जाएगा ऐसा 8 व्यक्ति। ठीक है सर, अगले सवाल में बढ़े। 24 नंबर का सवाल बोला 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते, 28 छात्र चाय पीते, 8 छात्र कुछ नहीं पीते। मालूम करें कि कितने छात्र दूध व चाय दोनों पीते। गौर करिएगा सर, टोटल छात्र है कक्षा में 54, तो यहां पे गौर करिएगा 24 नंबर का सवाल है, टोटल छात्र कक्षा में कितना है, 54 है। तो इसको हम लोगों ने लिख लिया। अब इसमें बोला है कि 8 छात्र कुछ नहीं पीते हैं। जब 8 छात्र कुछ नहीं पीते हैं, कुछ नहीं मतलब क्या है, ना तो दूध पीते हैं ना तो चाय, कुछ नहीं पीते हैं, 8 छात्र कुछ पीते ही नहीं है, तो बाकी क्या करते होंगे, कुछ ना कुछ पीते होंगे। ऐसा नहीं कह सकते दोनों पीते होंगे, कुछ ना कुछ पीते होंगे। कुछ ना मतलब हो सकता है यार वो कुछ लोग ऐसे होंगे ओनली चाय पीते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ओनली दूध पीते होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे उसमें जो दोनों चीज पीते होंगे। तो जरा सा गौर करिएगा, अगर हम लोग 54 में से 8 माइनस कर दे तो शेष वैसे छात्र निकलेंगे जो कुछ ना कुछ पीते हो। कुछ ना कुछ मतलब या तो दूध, या तो चाय, या तो दोनों। जरा सा गौर करिएगा, तो दूध प्लस चाय प्लस दोनों मतलब चाय कॉफी दोनों पीने वाला, ऐसा टोटल व्यक्ति कितना। तो 54 में से 8 को कुछ नहीं पीता, तो वो घटा दिया हमने, तो यहां से आ जाएगा हम लोगों का 46, यानी 46 व्यक्ति कुछ ना कुछ पीते होंगे, या तो चाय, या तो दूध, या तो दोनों। ऐसे 46 लोग हैं। आगे बोला हम लोगों को 24 छात्र दूध पीते हैं, तो फिर यहां पर देखिए सर 24 छात्र दूध पीते हैं, हम बोलेंगे कि आप वैसे विद्यार्थी आ जाइएगा जो दूध पीते, तो जो दूध पीता वो तो आएगा ही, और जो दूध और चाय दोनों पीता है वो भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि वो बोलता हम दूध तो पीते ही हैं, जाते हैं। तो ये जो 24 छात्र दूध पीने वाले हैं, इसमें ओनली दूध वाला है, और जो दोनों पीता है वो भी इसमें शामिल है। तो ये 24 जो है किसके बराबर होगा, दूध प्लस जो दोनों पीता है चाय और दूध दोनों, वो भी इसमें जुड़ा हुआ है, यानी दूध प्लस दोनों बराबर 24 हो जाएगा। आगे देखिएगा, बोला 28 छात्र चाय पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं, तो आप तो समझ ही रहे हैं, तो चाय पीते हम बोलेंगे चाय वाला आ जाइएगा, शाम में आज चाय का पार्टी देंगे, तो वो जो ओनली चाय पीता वो तो आएगा ही, और जो चाय और दूध दोनों पीता वो भी आएगा उसमें, क्योंकि वो तो चाय तो पीता ही है, आ जाएगा। तो 28 छात्र जो चाय पीने वाला है, जो ओनली चाय पीता वो भी इसमें है, जो दोनों पीता है वो भी इसमें है। तो ये 28 किसके बराबर होगा सर, चाय जो पीता है वो प्लस जो दोनों पीता है वो भी इसमें है, यानी चाय प्लस जो दोनों पीता है वो टोटल मिलाकर के 28 है। जोड़ेंगे दोनों समीकरणों को, तो ये हो जाएगा दूध प्लस चाय प्लस दोनों प्लस ये हो जाएगा दोनों। ये LHS का योग हुआ, RHS का योग करिएगा, 8 4 12 2 2 4 1 5 हो जाएगा।
अब देखिए चाय प्लस दूध प्लस दोनों मिलाकर 46 है, इसके जगह हमने 46 रख दिया। 46 उधर जाके माइनस होगा तो दोनों बराबर हो जाएगा। 52 में 46 माइनस करिएगा तो आंसर आएगा 6। वही बोला जो दोनों पीते हैं ऐसे कितने लोग हैं, तो ऐसे 6 लोग हैं। ठीक है सर। 25 नंबर सवाल पे हम लोग बातचीत करते हैं। सवाल सुनिएगा। सवाल है कि एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा 4 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, उसकी औसत चाल कितना होगा? गौर फरमाइएगा सर जरा सा। देखिए पहले तो क्या बोला हम लोगों को, बोला है कि 8 किलोमीटर की दूरी 15 की चाल से चला है। ये हमने मान लिया 8 किलोमीटर की दूरी और इसको चला है ये 15 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से। फिर बोला अगला 4 किलोमीटर की दूरी जो है वो 20 के चाल से चला है, तो ये अगला दूरी जो चला है वो 20 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से। बोला पूरी यात्रा का औसत चाल कितना होगा? जब सर दूरी अलग अलग दिया हो तो औसत स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो देखिएगा जरा सा यहाँ पे औसत चाल बराबर हो जाता है आप लोगों का टोटल दूरी बट्टे हो जाता है टोटल टाइम। जानते होइएगा आप लोग, जैसा गौर करिए टोटल दूरी कितना सफर किया है वो 8 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, यानी हो जाएगा 8 प्लस 4 हो जाएगा। टोटल टाइम कितना लगा यहां से यहां तक आने में? सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे ये 8 किलोमीटर दूरी सफर करने में कितना समय लगा है। तो सर 8 दूरी और 4 दूरी बट्टे 4 करेंगे तो समय निकलेगा, यानी 8 किलोमीटर दूरी सफर करने में 8 बट्टे 15 आवर लगा होगा, प्लस अगला 4 किलोमीटर दूरी सफर करने में कितना समय लगा, तो दूरी बट्टा 4 करेंगे तो फिर अगला समय दर्शाएगा। तो दूरी बट्टे 4 ये यहां से यहां तक का समय दर्शा रहा है। ये हो गया टोटल समय, ये हो गया टोटल दूरी। जब इसको सर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए इसका आंसर आप लोग जान लीजिए कि आंसर हो जाएगा 16.36 किलोमीटर प्रति आवर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल में। तो अगला 26 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला जैक एक पोशाक को 1440 रुपया में बेचता है, 20% लाभ कमाता है। बोला पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा? देखिए सर क्रय मूल्य जो भी होगा वो अपने आप में 100% पहले से रहता है। आप 20% लाभ कमा कर बेचे, यानी 20% अधिक पर बेचे होइएगा। 20% हानि पर बेचे मतलब 100% है, क्रय मूल्य के 80% पर बेचे होइएगा। यानी लाभ या हानि जब भी होता है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्रय मूल्य को मान लेते हैं 26 नंबर सवाल में, क्रय मूल्य को मान लेते हैं x रुपया। तो जरा सा गौर करिए, क्रय मूल्य को हमने x रुपया माना और बेचा कितना में सर? वो 1440 रुपया में बेचा है। ये 20% लाभ पर बेचा, यानी 20% अधिक करके बेचा होगा। तो 100% क्रय मूल्य पहले से है, 20% अधिक करके बेचा, यानी क्रय मूल्य का 120% पर बेचा है वो, यानी क्रय मूल्य x का 120% पर बेचा, यानी इतना पर बेचा लेकिन बिका है 1440 में। ये भी दर्शा रहा है 20% लाभ होकर कितना में बिका, ये भी दर्शा रहा है कि 20% लाभ होने से कितना में बिका होगा। जब दोनों विक्रय मूल्य को ही दर्शाता है, दोनों को हमने बराबर किया। अब यहां देखिए x का मतलब गुना होता है 120%, उड़ेगा नीचे डबल जीरो आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 1440। ये जीरो कट गया, 12 है 144 होता है। तो x बराबर हो जाएगा 1200 रुपया, यानी सर यहां से क्रय मूल्य निकल गया 1200 रुपया। तो चलिए अगले 27 नंबर सवाल सुनिएगा। बोला 3x प्लस 0.04x बराबर 0.608। तो बोला x का मान ज्ञात करिए। तो गौर करिएगा सर 27 नंबर सवाल है 3x प्लस 0.04x बराबर दिया हम लोगों को 0.608।
जब इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 3.04x बराबर 0.608। यहां देखिए सर x का वैल्यू इधर मल्टीपल में है तो इधर भागा में आ जाएगा 0.608 बट्टा हो जाएगा 3.04। आप लोग सर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आप लोगों का 0.2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल में बढ़ जाएगा। 28 नंबर सवाल सुनिएगा। बोला एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और बोला लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए सर, क्षेत्रफल हम लोगों से आयत का पूछा है, तो यहां पर गौर करिएगा। बोला लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, तो लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है सर, तो चौड़ाई को हमने x माना, इसका दुगुना है लंबाई, यानी लंबाई हो जाएगा 2x। और आयत का परिमाप दिया है 24 सेंटीमीटर। ये 24 सेंटीमीटर आयत के परिमाप को दर्शा रहा है, तो इधर भी हम लोग LHS साइड पे आयत के परिमाप को ही लिखेंगे। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई 2x प्लस चौड़ाई x, ये भी आयत के परिमाप को दर्शा रहा है और ये भी आयत के परिमाप को दर्शा रहा है। जब सर आप इसको हल कर लीजिएगा तो 6 दूना 12, अब 12 दूना 24, सॉरी ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6x बराबर हो जाएगा 24, x बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। x निकला यानी चौड़ाई हो जाएगा यहां से 4 सेंटीमीटर और लंबाई हो जाएगा यहां पे आप लोगों का 8 सेंटीमीटर। बोला है कि बताइए आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L गुना B। लंबाई हम लोगों को 8 दिया है, चौड़ाई हम लोगों को 4 दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। तो अगला सवाल सुनिएगा सर, 29 से लेके 31 तक ये पाई चार्ट का सवाल है। तो सवाल सुनिएगा, दिए गए पाई चार्ट में शाला के छात्रों द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया है। चार्ट को पढ़े और उन पे आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। आप देखिए पाई चार्ट में देखिए, वायलिन बजाने वाले 16% लोग हैं, बीना बजाने वाले 30% लोग हैं, तबला बजाने वाले 29% लोग हैं और गिटार बजाने वाले 25% लोग हैं। अब सर इसी पाई चार्ट के आधार पे हम लोगों को नीचे दिए गए सवालों का जवाब देना है। पहला 29 नंबर का सवाल सुनिए। तो सवाल है, जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वालों से क्या होगा। तो गिटार बजाने वाला और वायलिन बजाने वाला दोनों का अनुपात पूछा। तो जरा सा गौर करिएगा, गिटार और वायलिन, गिटार और वायलिन बजाने वाले के बीच रेशियो पूछा। तो आप पाई चार्ट को देखिए, गिटार बजाने वाले 25% लोग हैं, तो इसकी जगह हमने 25% रखा अनुपात, और वायलिन बजाने वाले 16% लोग हैं, तो यहां पे सर हम लोगों ने 16% रखा, परसेंट कट गया, तो आंसर हो जाएगा 25:16। ठीक है, चलिए हम लोग बोला कुल अगर 300 छात्र हो, सब मिला के वायलिन, बीना, तबला, गिटार सब मिलाकर अगर टोटल 300 छात्र हो, तो तबला बजाने वाले और बीना बजाने वालों में कितना का अंतर होगा। तो टोटल 300 छात्र है सर, यहाँ पे क्वेश्चन बोला, तो तबला बजाने वाला कितना होगा, जरा सा गौर करिएगा यहाँ पर। तो तबला बजाने वाला 300, देखिए यहाँ पे आप पाई चार्ट को 29% तबला बजाता है, तो टोटल 300 है, इसका 29% लोग तबला बजाता है, तो 29% कितना हो जाएगा सर, परसेंट 00 कटेगा, तो यहां पे हो जाएगा 9 3 27, 3 दूना 6 2 8, यानी 87 लोग ऐसे हैं जो तबला बजाता है। आगे बोला है क्वेश्चन कि बीना बजाने वाला, तो बीना देखिए जरा सा, बीना बजाने वाले कितने परसेंट लोग हैं, 30% लोग हैं, तो टोटल 300 है, उसका 30% बीना बजाता है, तो उसका 300 का 30% कितना होता है, जरा सा गौर करिएगा, परसेंट कटेगा 00 हटेगा, तो यहां से 30 3 90 हो जाएगा, यानी 90 लोग ऐसे हैं जो बीना बजाते हैं। बोला है दोनों में कितना का डिफरेंस है, अंतर पूछा दोनों में, तो अंतर कितना हो जाएगा
90 माइनस 87 बराबर 3 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला सवाल में। अगला सवाल है वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण कितना होगा। ये जो सर वायलिन बजाने वाले 16% लोग हैं, इसका डिग्री में माप कितना होगा, ये केंद्रीय कोण कितना होगा, हम लोगों से ये पूछा है। तो देखिए वायलिन बजाने वाले, सुनिए 31 नंबर सवाल, 16% लोग वायलिन बजाते हैं, बोला इसका डिग्री में माप कितना होगा। तो देखिए परसेंट को डिग्री में बदलने का तरीका, परसेंट उड़ाइएगा नीचे 100 आएगा। अगर सर डिग्री में बदलने को पूछेगा तो 360 से गुना कर दीजिएगा। तो ये जीरो कटेगा, ये हो जाएगा 16 के 96, 16 तिया 48, 48 से 9 हो जाएगा 57, और एक जीरो यहां से हटेगा तो पॉइंट आएगा, यानी हो जाएगा यहां पे आपका 57.6 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल सुनिएगा, बोला यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाए तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। बोला यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी हो तो प्रत्येक दिन कितना पेज पढ़ना होगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे सर कि बुक में टोटल पेज कितना है, टोटल पेज कितना है, जरा गौर करिएगा, टोटल पेज कितना है बुक में। तो देखिए एक दिन में अगर 7 पेज पढ़ता है तो पूरा बुक 40 दिन में समाप्त हो जाता है। एक दिन में 7 पेज, अगले दिन 7 पेज, अगले दिन 7 पेज, अगले दिन 7 पेज, तो 40 दिन में बुक समाप्त होता है। यानी 7 7 7 7, तो 40 सत्य होता है 280, 7 गुना 40, तो यानी बुक में टोटल 280 पेज होगा। बोले सर ये टोटल 280 पेज को 8 ही दिन में पढ़ना है तो प्रत्येक दिन कितना पेज पढ़ना होगा। अगर सर टोटल पेज में डे से भागा दे दीजिएगा तो पता चल जाएगा एक दिन में कितना पेज पढ़ना होगा। यानी आंसर हो जाएगा आप लोगों का 280/8, यानी 8 तिया 24, 8 पंचे 40, तब टोटल एक दिन में 35 पेज पढ़ेगा वो, तो 8 दिन में बुक समाप्त। 33 नंबर का सवाल सुनिएगा, बोला कितने समय में 8750 रुपया साधारण ब्याज 8% की दर पर मूलधन का 6/25वां भाग हो जाएगा। यानी सर ये बोला कितना समय में, समय पूछा है, टाइम बराबर 33 नंबर का सवाल है, टाइम बराबर व्हाट, और बोला है 8750 रुपए, यानी 8750 लगाया है 8% की दर से। ये मूलधन का 6/25 ब्याज चाह रहा है, बोला कितना समय में हो जाएगा। यानी ये देखिए सर यहाँ पे रेट है हम लोगों का 8%, ये जो धन लगाया, मूलधन जो लगाया वो 8750 है, और ये ब्याज चाह रहा है, साधारण ब्याज चाह रहा है, साधारण ब्याज चाह रहा है, ये मूलधन का 6/25 ब्याज चाह रहा है। तो मूलधन का 6/25 कितना होता है, इसका 6/25 ब्याज चाह रहा है, तो ये 25 से कम 25, ये हो जाएगा 25 पचे 125, 15 छाके 90, यानी 900 रुपया का ये ब्याज चाह रहा है। तो 900 का ब्याज चाह रहा है, तो क्वेश्चन बोला 25 तिया 75 होगा, 25 तिया 75, तो यहां पे देखिए 25 पचे 125, अब गुना करिएगा तो 6 पंचे 30, 6 के 18, 3 21, यानी 2100 रुपया का ब्याज चाह रहा है, 8% की दर से 8750 लगाया है। बोला कितना समय में हो जाएगा। ये साधारण ब्याज का केस है, और साधारण ब्याज के केस में समय बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। जरा सा गौर करिए, ब्याज हम लोगों को दिया है 2100 और 100 हो जाएगा बटे मूलधन गुना दर, मूलधन दिया है 8750 गुना, ये रेट हम लोगों को दिया है 8। जब सर आप लोग इसको हल करिएगा तो आंसर आ जाएगा 3 वर्ष। हल कर लीजिएगा। तो चलिए अगला सवाल सुनिएगा 34 नंबर का। बोला रूट अंडर x² प्लस y² बराबर 25 है तथा y बराबर 2x दिया है, बोला x का वैल्यू कितना होगा। तो जरा सा गौर करिएगा 34 नंबर का सवाल। बोला रूट अंडर x² प्लस y²
बराबर हम लोगों को 25 दिया है और सर हम लोगों को y बराबर 2x दिया है। बोला बताइए x का वैल्यू कितना होगा, x बराबर व्हाट। जैसा गौर करिएगा यहाँ पे ये रूट उधर जाएगा तो इधर स्क्वायर बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस y की जगह हम लोग 2x पुट कर देते हैं, 2x का होल स्क्वायर, ये रूट इधर आएगा तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, x स्क्वायर 5x स्क्वायर बराबर 625 हो जाएगा। ये इसको 125 मरतबे काटेगा यानी स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट अंडर 125 आंसर हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, 35 नंबर का सवाल है, बोला एक बस 1 घंटा में 12.2/5 दूरी तय करता है, तो बोला 2.3/4 घंटा में कितना दूरी सफर करेगा। आप जरा सा सोचिए सर, 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलते हैं तो 2 घंटे में 8 किलोमीटर चलिएगा, 3 घंटे में 4 या 12 किलोमीटर चलिएगा। तो उसी प्रकार का सवाल है, देखिए जरा 35 नंबर का, बोला है 1 आवर में दूरी कितना तय करता है, वो 1 आवर में दूरी तय करता है 12×5 = 62/5 की दूरी तय करता है। तो 1 आवर में इतना तो 2 आवर में इतना गुना 2 दूरी तय करेगा। हम लोगों से पूछा है 4 × 8 = 3 11/4 आवर में कितना दूरी तय करेगा। तो 1 आवर में इतना तो 2 आवर में सब 2 से गुना करना है। अच्छा 11/4 आवर में कितना दूरी तय करेगा, तो ये दूरी में हम लोग 11/4 से गुना कर देंगे। तो यहां से आंसर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 34.1 किलोमीटर दूरी सफर करेगा। तो चलिए अगले सवाल में आ जाते हैं। 36 नंबर का सवाल सुनिएगा, बोला A/B 2/5 दिया है, B/C 3/4 दिया है, A/C पूछा है। गौर करिएगा सर जरा सा 36 नंबर का सवाल, बोला A/B दिया है 2/5 और B/C दिया है 3/4। हम लोगों से पूछा है A/C कितना होगा, A/C मतलब A/C पूछा है सर। आप देखिए तो जरा A/C को हम लोग लिख सकते हैं A/B गुना B/C लिख सकते हैं ना सर, क्योंकि B भी कट जाएगा। A/C को हमने A/C लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो A/C का वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू होगा और जो इसका वैल्यू होगा वही A/C का वैल्यू होगा। आप कहेंगे सर इस फॉर्म में क्यों लाए, क्योंकि इस फॉर्म वाले डाटा का वैल्यू पता है। A/B अनुपात मतलब बट्टा, A/B 2/5 दिया, 2/5 रख दिया हमने और गुना B/C मतलब B/C 3/4 दिया, इसकी जगह हमने 3/4 लिख दिया। तो 2 दूना 4 हो जाएगा यानी A/C हो जाएगा 3/10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल में बढ़ जाते हैं हम लोग। सुनिएगा जरा सा 37 नंबर, बोला एक विद्यालय में 1200 छात्रों से उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया तो प्राप्त सूचनाओं को निम्न चार्ट द्वारा दर्शाया गया। तो यदि दी गई सूचना के आधार पर ज्ञात करें कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं। सर ये 1200 विद्यार्थी स्कूल आता है, सबसे पूछा गया कि कौन किस वाहन से आते हैं, तो कुछ लोग बोला कार से आते हैं, कुछ लोग बोला पैदल आते हैं, कुछ लोग बोला साइकिल से आते हैं और कुछ लोग बोला बस से आते हैं। वही बोला कि 1200 में कितना कार से आता है, तो 1200 विद्यार्थी है। 37 नंबर सवाल में देखिएगा सर 1200 विद्यार्थी में 150 डिग्री कार से आता है, इसका 150 डिग्री कार से आता है। तो सर इसका वैल्यू जानना है, कार से पता चल जाएगा। तो देखिए जैसे परसेंट हटाते हैं नीचे 100 आता है और डिग्री हटाएंगे नीचे 360 आएगा, यानी 1200 का 150/360 कार से आता है। देखिए ये जीरो कटेगा, 12 10 है, 12 तिया और 3 पंचे 15, यानी 500 विद्यार्थी कार से घर आता है। ठीक है, तो आज यही तो 38 नंबर सवाल सुनिएगा, बोला है एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितना होगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि ऑप्शन सेंटीमीटर में हम लोगों को दिया है। 12 मीटर का छड़ है यानी सर 1200 सेंटीमीटर का छड़ है, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर।
और ये 12 मीटर का छड़ है सर, यानी ये टोटल कितना सेंटीमीटर का छड़ है, 1200 सेंटीमीटर का छड़ है। बोला इसको 25 भागों में काटा गया है, 25 भागों में काटा गया है। बोला है प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितना होगा। आप जरा सा हमको एक बात बताइए, अगर 8 मीटर का छड़ हो, अगर 2-2 मीटर में छड़ काटिएगा तो कै गो टुकड़ा कटेगा, कै गो टुकड़ा कटेगा, 2, 1, 2, 3, 4 भाग में कटेगा। नहीं सर ये कहां से आया, यानी 4 टुकड़ों में काटना है तो 4 से भागा दे दीजिएगा तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई पता चलेगा। और यहां पे बोला है 25 टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़ा की लंबाई हो जाएगा, प्रत्येक टुकड़ा की लंबाई बराबर हो जाएगा 1200/25। जब इसको काटिएगा तो 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, यानी प्रत्येक भाग का लंबाई 48 सेंटीमीटर। सवाल सुनिएगा, बोला है सेक थीटा, 39 नंबर सवाल है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना होगा। तो सवाल देखिए सर 39 नंबर सवाल है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3 दिया। हम लोगों से पूछा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना होगा। देखिए अगर आप लोग ट्रिक याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा। अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3 दिया हो और सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूछा जाए तो इसको उलट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 3। लेकिन ये आया कहां से ये समझिए। एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और सर इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इसको लिखेंगे हम लोग सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 हो जाएगा। और देखिए हम लोगों को सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/3 दिया है तो 1/3 इधर गुना में है उधर भागा में आ जाएगा, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/1 बट्टा में 1/3 हो जाएगा। तो ये पलटेगा तो आंसर आ जाएगा 3। वही हम लोगों से पूछा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू। अगला 39 नंबर का सवाल, 40 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला 5x और 8x का एलसीएम तथा एचसीएफ 9 और 36 है। बोला x का वैल्यू कितना होगा। गौर करिएगा सर जरा सा 40 नंबर सवाल। एक संख्या दिया हम लोगों को 5x और दूसरा संख्या हम लोगों को दिया है 8x। ये दोनों का एलसीएम हम लोगों को दिया है 9 और एलसीएम दिया 360 और इसका एचसीएफ दिया हम लोगों को 9। बोला है बताइए x बराबर कितना होगा। तो आप जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो देखिए जरा सा यहाँ पे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या 5x है सर, दूसरी संख्या 8x है और एलसीएम हम लोगों को मालूम है 360, एचसीएफ मालूम है 9। 8 से इसको काटिएगा, 8 चौके 32, 8 पंचे 40 हो जाएगा और देखिए 5 नमा 45 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 9। वही हम लोगों से पूछा था कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है 41 नंबर का बोला a प्लस बी बराबर -2, a माइनस बी बराबर 12 हो तो b का वैल्यू ज्ञात करिए। गौर करिएगा सर जैसा 41 नंबर बोला है a प्लस बी बराबर दिया है -2 दिया है और a माइनस बी बराबर 12 दिया है। पूछा है बताइए b बराबर व्हाट। तो देखिए सर दोनों समीकरणों को हम लोग जोड़ देते हैं तो b प्लस माइनस में कटेगा 2a, देखिए 12 में से 2 जाएगा 10 बचेगा, यानी a बराबर हो जाएगा 5। आप सर a का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दीजिएगा तो b का वैल्यू पता चल जाएगा। a का वैल्यू 5 रखिएगा तो उधर जाके -5 बनेगा, यानी b बराबर हो जाएगा -7 आंसर। वही हम लोगों से पूछा था कि b का वैल्यू कितना होगा। 42 नंबर का सवाल सुनिएगा। एक घड़ी की एमआरपी 4750 रुपया है, उसकी बिक्री 12% छूट दी जाती है। बोला दुकानदार घड़ी को 3850 में खरीदा था और लाभ कितना होगा। देखिए सर छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है और लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। समझ में आ रहा है ना बात। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ छूट दिया है सर तो क्रय मूल्य पर नहीं दिया होगा, अंकित मूल्य पर दिया होगा। तो यहाँ देखिए अंकित मूल्य यानी एमआरपी कितना दिया है हम लोगों का, देखिए जरा सा
अंकित मूल्य दिया है यहाँ पर 4750 रुपये, है ना सर। 12% छूट करके बेचा। हाँ, छूट अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ये अपने आप में 100% है। 12% छूट यानी कम करके बेचा। तो सोचिए 100 में से 12 कम कर दीजिएगा तो कितना में बेचे होइएगा, इसके 88% पर बिका होगा। यानी सर विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 4750 का 88%। 88% को जब सॉल्व कर लीजिएगा सर यहां से, तो आ जाएगा आपको 4180 रुपया में बिका। जबकि दुकानदार 4180 में बेचा और दुकानदार खरीदा कितना में था, वो दिया हम लोगों को 3850 में। लेकिन दुकानदार का क्रय मूल्य दिया हम लोगों को 3850 रुपया। तो क्वेश्चन पूछा है बताइए कितना का लाभ हुआ। बेचा 4180 में, खरीदा था 3850 में, तो दुकानदार को लाभ हुआ है 4180 माइनस हो जाएगा 3850। देखिए यहां से 0 हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, 11 में से 8 जाएगा तो 3, ये 3 में से 3 कटेगा। यानी सर आंसर हो जाएगा 330 रुपया उसको लाभ हुआ है। तो चलिए और है 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य 17.5 है। एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है, इसमें जोड़ा जाता है तो इसका नया माध्य क्या होगा। देखिए सर 4 प्रेक्षणों का औसत दिया है, एक नया संख्या 20 जोड़ा गया, बोला नया औसत क्या होगा। गौर करिए जरा सा यहाँ पे 43 नंबर का सवाल है। 4 प्रेक्षण, पहला प्रेक्षण, दूसरा प्रेक्षण, तीसरा प्रेक्षण और ये चौथा प्रेक्षण, ये चारों प्रेक्षणों का औसत दिया है सर। माध्य मतलब औसत, औसत दिया हम लोगों को 17.5। बोला एक नया प्रेक्षण जोड़ा जाता है जो 20 है, तो पूरे का औसत कितना होगा। सर देखिए पूरे का औसत निकालने के लिए पूरे का योग निकालना होगा, क्योंकि औसत बराबर होता है सम ऑफ डाटा बटे नंबर ऑफ डाटा। तो जैसा गौर करिएगा, नया औसत निकालना हम लोगों को, और औसत निकालने का फॉर्मूला जानते हुइएगा, सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ा का योग बट्टा होता है सभी आंकड़ा की संख्या, सभी आंकड़ा की संख्या। जैसे गौर करिएगा सर, अब सभी आंकड़ों का योग निकालना है। जब ये 4 संख्याओं का औसत 17.5 दिया, औसत मतलब होता है पर बडी। औसत मतलब क्या होता है सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, पर बडी होता है। जब चारों का औसत 17.5 दिया तो पर बडी 17.5, 17.5, 17.5, 17.5, तो चारों का योग कितना हो जाएगा 17.5 गुना 4। तो चारों के योग में सर 5वां संख्या जोड़ देंगे तो 5 का योग निकल जाएगा। अब 5 के योग में 5 गो डाटा है तो 5 से भागा दे दीजिएगा तो नया औसत निकलेगा। तो जैसा यहाँ पे गौर करिएगा, जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो यहां से देखिए पॉइंट 17.5 है, पॉइंट गुना 4 बट्टे हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 20, बट्टा हो जाएगा 5। देखिए 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 पचे 25, 2 दूना 4, 35 दूना 70, 20, 90, 90 बट्टे 5 बराबर हो जाएगा 19। यानी सर आप लोगों को पता है कि आंसर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं हम लोग। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।